नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखें सीरीज में ये है आज थर्ड लेक्चर है। और इस थर्ड लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम लोग यूज कर रहे हैं श्री विश्व विजय पंचांग, आपको पता ही है ये तो। और यहाँ पर लास्ट लेक्चर जो हमारा था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने पेज नंबर 75 और 76 पे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उनको पढ़ना सीखा था कि यहाँ क्या क्या दिया गया है और हम उसको कैसे जाने। अब यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पंचांग के जो 5 अंग हैं उनके बारे में जान लिया था। और साथ में कुछ ऐसे शब्द आए थे जिनका मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जैसे आपने यहाँ देखा, जहां जहां मैं सर्कल करूंगी वहां वहां गौर कीजिएगा। जैसे लिखा है सूर्य रेवती में, यहाँ लिखा है गुरु मृग में, मतलब मृगशिरा में। यहाँ लिखा है बुध उत्तर भाद्रपद में। और यहाँ देखिए लिखा है मंगल पुष्य में। इसी तरह से आपको मैंने पहले बताया था कि जब चंद्र का संचार होता है, चंद्र का संचार यानी कि चंद्रमा का मूवमेंट होता है, तो वो अलग अलग राशियों में मूव करते समय जिन जिन नक्षत्रों में एंट्री करता है या मूवमेंट करता है, तो उनका हमें यहाँ पर दिया जाता है। देखिए जहां मैंने एरो लगाया है वो पंचांग का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवल चंद्रमा ही नहीं नक्षत्रों में मूवमेंट करता। मतलब उन नक्षत्रों में केवल चंद्रमा ही नहीं जाता, बल्कि बाकी के ग्रह भी उन नक्षत्रों में गोचर यानी कि ट्रांजिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा बताया गया है कि सूर्य रेवती में आया, मृगशिरा में गुरु आया, बुध उत्तर भाद्रपद में, मंगल पुष्य में। तो आज हम ये जानेंगे कि हम पंचांग से कैसे पता चला लें, लगा लें कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में और उस नक्षत्र के कौन से चरण में गोचर कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता ही है कि नक्षत्र 27 होते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य एंड आश्लेषा। उसके बाद मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और फिर आता है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषक, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। हर नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं जिनको हम नंबर से डिनोट करते हैं: 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और हर राशि में इन नक्षत्रों के 9 चरण ही जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे माना मेष राशि हो, तो मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कुल कितने हो गए? 8। और कृतिका का 1 चरण जाएगा। और मेष राशि के बाद कौन सी राशि आती है? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में कृतिका के अगले 3 चरण, साथ में रोहिणी के 4 चरण, कितने हो गए? 3 और 4 7। और मृगशिरा के 2 चरण जाते हैं। इसी तरह से अगर मिथुन राशि होगी, तीसरी राशि, तो मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण, कितने हो गए? 6। और पुनर्वसु के 3 चरण जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि के बाद आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि में पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण,
और आश्लेषा के 4 चरण, कुल 9 चरण हो गए। तो इस तरह से ही हम सभी नक्षत्रों का बता सकते हैं कि कितने कितने चरण कौन कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र के हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो मैंने आपको मैं चार्ट दिखा रही हूँ, यहाँ पर जब आप इसको क्लियरली देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली आकाश का चित्र कैसा है। जो भचक्र है उसके चित्र को हम बहुत आसानी से यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं। हमने कहा हम, क्योंकि पृथ्वी को सेंटर मानकर सारे गणनाएं करते हैं, तो अगर पृथ्वी को सेंटर मान लिया जाए, ये देखिए यहाँ पर जो ये फिगर दिखाया गया है इस तरह का, जिसमें इस तरह की लाइनें बनी हुई हैं बिल्कुल सेंटर में, इसको पृथ्वी मानिए। और पृथ्वी से यहाँ देखिए 12 भाग करके 12 राशियां लिखी गई। कौन कौन सी राशियां लिखी हैं देखें। मीन, ये देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों को आप थोड़ा और ऊपर ऊपर जाइए यहाँ पर, तो ये जो आउटर लेयर बनाई गई है यहाँ पर नक्षत्र लिखे हैं। ये बाहर वाला घेरा जो है ये नक्षत्र है। राशियों और नक्षत्रों के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखो लिखा है कुछ, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, बुध, केतु। एक्चुअली ये इन नक्षत्रों के स्वामियों के नाम लिखे हैं। जैसे आपको पता है कि अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन होते हैं, केतु। भरणी के वीनस होते हैं शुक्र। कृतिका के सूर्य, रोहिणी के चंद्रमा। तो इसी तरह से सभी नक्षत्रों के स्वामियों के नाम लिखे हैं। अब ग्रह कहाँ है इसमें। जब आप थोड़ा इनके पृथ्वी और इन राशियों के बीच के स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और सर्कल्स दिखाई देंगे। इन्हीं सर्कल्स में, ये जो सर्कल्स हैं एक्चुअली ऑर्बिट्स हैं, जिन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो यहाँ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला ऑर्बिट जो दिखाया है ये सन का ऑर्बिट है। वहीं पर देखिए अर्थ के पास वाले छोटू ऑर्बिट जो है, यहाँ पे एम ओ लिखा है, ये मून का ऑर्बिट है। वहां पे देखिए सन के पास लिखा है वीनस, WVE करके लिखा है ना, वीनस ME मतलब मरकरी, ये सन है। ये सन और वीनस और मरकरी का ऑर्बिट दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए लिखा है JU मतलब जुपिटर, यानी कि गुरु का ऑर्बिट है। सैटर्न का ऑर्बिट है और मार्स का ऑर्बिट है। अब जो ये है आपके गुरु, मंगल और शनि, ये तो बाह्य बाह्य ग्रह हैं, तो इसलिए इनके ऑर्बिट को बड़ा करके बाहर की तरफ बनाया गया है। और मरकरी और वीनस के ऑर्बिट को सन और अर्थ के पास ही बनाया गया है। ठीक है। अब हमें कैसे, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है नक्षत्र एंड राशि चक्र। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि जुपिटर कौन से नक्षत्र में है, तो हम इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो अगर एक लाइन में अर्थ के सेंटर से जुपिटर की तरफ ऐसे खींचूं, तो ये देखिए ये सीधी लाइन, देखिए मैं इतना सीधा बना नहीं पा रही हूँ यहाँ, लेकिन फिर भी जितना टेढ़ा मेरी लाइन बनती हुई आई है वो जुपिटर को क्रॉस करती हुई अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण पे जा रही है। तो ये वाला जो फिगर, ये जो हमने पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे जुपिटर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में है। इसी तरह से आप सैटर्न को देखिए। अर्थ के सेंटर से अगर एक लाइन सैटर्न से होती हुई गुजरती हुई हम बनाएं, बिल्कुल सीधी लाइन, तो वो चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर हम मंगल ग्रह के लिए ऐसी ही लाइन का फॉर्मेशन करें, तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि
फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण पर ये लाइन जा रही है। इसी तरह से मरकरी का देख सकते हैं कि मरकरी के लिए जो सीधी लाइन बनाई है वो पूर्व भाद्रपदा के पहले चरण पे जा रही है। और वीनस का भी देख सकते हैं कि कृतिका नक्षत्र की तरफ जा रही है। तो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में हैं, कौन कौन से नक्षत्रों से एनर्जी को ले रहे हैं। इसी चीज को आप थोड़ा सा बड़ा करके, ये वाला जो फिगर मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा सा बड़ा करके देख पाएंगे, जो मैंने थोड़ा बड़ा किया है। तो आप देख पाएंगे कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण। इसी तरह से वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा के दो चरण, एंड सो ऑन। इतनी बात अलंकार के स्टूडेंट्स को और आचार्य के स्टूडेंट्स को पता ही होती है। यहाँ पर मैंने इसका पिक्टोरियल आपको प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, इसी को ही देखिए, जो मैं आपको पीछे बता रही थी, यहाँ पर मैं एरो से लगाकर बता रही हूँ कि अगर हम अर्थ के सेंटर से ऐसी लाइन को एक ड्रॉ करें तो हमें स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र की ओर है, या फिर कौन से नक्षत्र में है। अब इसे हम पंचांग से कैसे देखेंगे, हमें मेनली ये जानना है। तो पंचांग में पेज नंबर 36 होता है, और उस 36 पेज नंबर पर लिखा होता है ग्रहों के निर्यन, राशि, नक्षत्र, चार। अब राशि नक्षत्र चार का क्या मीनिंग है? चार का मीनिंग तो आप जान लीजिए कि ट्रांजिट है। ट्रांजिट मतलब गोचर। राशि आपको पता ही है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और नक्षत्र भी आपको पता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका से लेकर रेवती तक। तो सन 2025-26 में जो संवत 2082 विक्रम संवत चल रहा है, इसमें कौन सा ग्रह किस समय किस राशि और नक्षत्र में होगा, उसका ब्यौरा, उसका डिस्क्रिप्शन हमें पंचांग के पेज नंबर 36, 37 और 38 पर दिया, 39 भी है, इन चार पेजेस पर दिया गया है। इसको हम पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है सूर्य चार, सूर्य चार, सूर्य चार, सूर्य चार। अब सूर्य का ट्रांजिट बताया है। हमें ये पता है कि सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, क्योंकि एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो 30 डिग्री चलेगा 30 दिन में, सिंपल। तो इसका मतलब हो गया कि एक राशि में, अब अगर एक राशि में 30 दिन रहता है तो उसमें कितने कितने नक्षत्र आ जाएंगे, तीन तीन नक्षत्र आ जाएंगे। तो चलो पता लगाते हैं कि जब नव वर्ष आया तो सूर्य कहाँ था। तो सूर्य 31 मार्च को, यहाँ देखिए लिखा है, रेवती के पहले चरण में था। और 3 अप्रैल को रेवती के दूसरे चरण में आया, 7 अप्रैल को रेवती के तीसरे चरण में आया, और 10 अप्रैल को रेवती के चौथे चरण में आया। 14 अप्रैल को यहाँ पर, अब रेवती नक्षत्र कौन सी राशि का होता है, मीन राशि का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 14 अप्रैल को जब सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश कर लिया, तो अश्विनी का पहला चरण, 17 तारीख को अश्विनी का दूसरा चरण, 20 तारीख को अश्विनी का तीसरा चरण, और 24 तारीख को अश्विनी का चौथा चरण। तो इस तरह से तारीख के अनुसार ग्रह की, कौन से ग्रह की, सूर्य ग्रह की पोजीशन को यहाँ पर नक्षत्रों के अनुसार और राशियों के अनुसार दर्शाया गया है। तो अगर हम आज की डेट देखें, आज जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय 22 जुलाई। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 22 जुलाई को सूर्य कहाँ होगा, है ना,
तो हमें ये पता लगाना होगा ना कि 22 जुलाई को सूर्य का गोचर कौन सी जगह पर है, कौन से नक्षत्र में हो रहा है। तो यहाँ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से नक्षत्र में हो रहा होगा। तो 22 जुलाई को, यहाँ देखिए, 20 जुलाई को लिखा है, 20 जुलाई पुष्य एक। पुष्य एक का मतलब क्या हुआ कि पुष्य के पहले चरण में। अब ये चेंज कब होगा? 23 जुलाई को चेंज होगा। 23 जुलाई को सूर्य पुष्य के दूसरे चरण में आ जाएगा। तो अगर आज 22 जुलाई है तो यानी कि अभी तक वो पुष्य के पहले चरण में ही गोचर कर रहा है। ठीक है ना? इस तरह से अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेट दे दें, कह दें 17 सितंबर, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती होती है, विश्वकर्मा हम्म। जयंती वाले दिन सूर्य कौन से नक्षत्र में होगा? तो विश्वकर्मा जयंती कब होती है? 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा, और उत्तर फाल्गुनी का दूसरा चरण कन्या राशि में होता है। इसी तरह से सबको पता है कि पुष्य जो नक्षत्र है वो कर्क राशि का नक्षत्र है। ठीक है, आई होप आपको ये सूर्य का मूवमेंट देखना आ गया। बिल्कुल इसी तरह से मंगल का देखेंगे। तो मंगल का कहाँ दिया गया? ये पूरी लिस्ट पहले सूर्य की दी हुई है। किसी भी दिन कोई कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में है वो तुरंत पता चल जाता है इस पेज को देखने से। मंगल चार। मंगल चार का मीनिंग क्या हो गया कि अब मंगल का ट्रांजिट बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आज का ही देख लेते हैं। 22 जुलाई आज है। तो मंगल के लिए 22 जुलाई, देखिए यहाँ लिखा है 17 जुलाई, और 17 जुलाई के बाद 23 जुलाई। तो 17 जुलाई से मंगल आया पूर्व फाल्गुनी के चौथे चरण में, और वो पूर्व फाल्गुनी के चौथे चरण में 23 जुलाई तक रहेगा। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है सिंह राशि का नक्षत्र। तो सूर्य मंगल सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में है। कौन सी तारीख की हम बात कर रहे हैं? आज की, जिस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और ये डेट है 22 जुलाई। ठीक है। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे कि आज ये बुध कहाँ पर है, तो बुध कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, हमें देखना है 22 जुलाई। तो ये तो सारा में देखिए बुध का मूवमेंट यहाँ दिखाया गया है। और ये सारा जून 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 जुलाई, जुलाई में देखिए, जुलाई में जब हम आ रहे हैं तो 12 जुलाई को बुध, देखिए लिखा है ना बुध चार, बुध आश्लेषा के दूसरे चरण में आया था। और 24 जुलाई को आश्लेषा के पहले चरण में आया है। आपको इसका मीनिंग समझ आया कि अरे दूसरे से पहले में आ गया? हाँ, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर ये स्थिति बुध की वक्रीय स्थिति है। देखिए, इसको बुध, ये जो जितने भी ट्रांजिट वाले ये पेजेस हैं, इनको देखने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह वक्रीय है। 12 जुलाई को बुध जो था वो आश्लेषा के दूसरे चरण में था, और 24 जुलाई को पहले में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस समय 22 जुलाई को, 22 जुलाई तो बीच में पड़ा ही रहा है ना, तो 22 जुलाई को बुध अपनी वक्रीय स्थिति में है। अब देखिए, आश्लेषा से 29 जुलाई को पुष्य के चौथे चरण में, यानी कि ये भी वक्रीय स्थिति है। चौथे चरण से तीसरे चरण में, तो ये भी वक्रीय स्थिति है। तो ये वक्रीय स्थिति कब ठीक होगी? यहाँ 3 अगस्त के बाद होगी। ठीक है। तो ये हम आगे पता लगा लेंगे कि कब इसकी स्थिति वक्रीय से मार्गीय होगी। लेकिन अभी अगर हमें कोई कह दे कि किसी पर्टिकुलर दिन पर कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में है, तो हम इन पेजेस को देख के, पंचांग के इन पेजेस को देख के आराम से बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है गुरुचार। गुरुचार का मतलब बृहस्पति का ट्रांजिट।
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 22 जुलाई की, तो यहाँ देखो लिखा है 13 जुलाई और 28 जुलाई। तो 13 जुलाई को गुरु आया था आद्रा के तीसरे चरण में, और 28 जुलाई को आद्रा के चौथे चरण में आएगा। तो 22 जुलाई का मीनिंग तो क्या हो गया कि 22 जुलाई को भी गुरु आद्रा के तीसरे चरण में ही है। इसी तरह से शुक्र की स्थिति को देखा जा सकता है। तारीख हम ले रहे हैं 22 जुलाई। तो यहाँ देखिए लिखा है 20 जुलाई मृगशिरा 1, 23 जुलाई मृगशिरा 2। और हम बात कर रहे हैं 22 जुलाई की। इसका मीनिंग हो गया कि अभी तक 22 जुलाई को भी शुक्र ग्रह मृगशिरा के पहले चरण में ही रहेगा। इसी तरह से बाकी के ग्रह जैसे शनि, शनिचार जहां लिखा है यानी कि शनि का ट्रांजिट बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं कब का, 22 जुलाई का पूछ रहे हैं। तो 7 जून से 18 अगस्त तक उत्तर भाद्रपद से उत्तर भाद्रपद 1, देखिए ये स्थिति भी वक्रीय स्थिति बन रही है यहाँ पर, क्योंकि दूसरे चरण से पहले चरण में आ रहा है ये। इसका मीनिंग हो गया कि शनि की भी वक्रीय स्थिति बनी इस दौरान, इस बीच में। तो 22 जुलाई के दौरान भी शनि की स्थिति वक्रीय ही रही होगी। इसको और बीच में देखने के लिए हम वही पेज नंबर 75 या 76 पर देख सकते हैं कि कब हुआ होगा। ठीक है। इसी तरह से राहु का बता रखा है कि राहु कौन से, लिखा है देखो पूरे वर्ष कुंभ में रहेगा। तो पूरे वर्ष जब कुंभ में रहेगा तो कुंभ राशि में कौन किस से नक्षत्र में रहेगा, शतभिषा। और आपको तो पता है कि राहु तो हमेशा ही वक्रीय चलता है। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं कि 4 से 3 में आ गया, 3 से 2 में आ गया, या 2 से 1 में आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ कहाँ पर है, कौन से कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, और वो कब ट्रांजिट कर रहा है। देखिए यहाँ अगर आप पेज नंबर 76 वाले पेज पर देखोगे तो लिखा है शुक्र उत्तर भाद्रपद में, और समय भी लिखा होता है कि ये ट्रांजिट कब हो रहा है। अगर नक्षत्र चेंज कर रहा है कोई ग्रह, तो वो कितने बजे कर रहा है। अब ये चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, इसका इसका हमारे मानव के जीवन पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। केवल मानव के जीवन पे ही फर्क नहीं पड़ता, अपितु जैसे बुध का ट्रांजिट होता है, या मंगल का ट्रांजिट होता है, या थोड़ा सा भी मूवमेंट चेंज ये लोग ये ग्रह करते हैं, तो मौसम में भी बदलाव आ जाता है। शुक्र के ट्रांजिट से मौसम में बदलाव आ जाता है, बुध के ट्रांजिट से मौसम में बदलाव आ जाता है, हमारे जीवन में भी घरों की स्थिति में भी बदलाव आ जाता है, मूड स्विंग्स में भी चेंजेस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो फलित का पार्ट है। हम लोग यहाँ सीख रहे हैं पंचांग को पढ़ना। कोई भी आप प्रश्न करना चाहते हैं पंचांग से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।